गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ही क्या होती है? तो केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। अपने पास कोई भी रिएक्शन दी हुई है तो उसको अगर हमें केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब क्या है? हम उसको उसके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको उसके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे कहते हैं केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आप क्या बोलोगे? कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO। तो अब हमें इसे क्या कह सकते हैं? केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। क्या हो जाएगी? केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। इतना सब कुछ क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है पता चल गया। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, और हम किस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहेंगे? तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपके पास दो सब्सटेंस होंगे, यानी कि एक सब्सटेंस होगा ओल्ड सब्सटेंस, उससे आपको क्या मिलेगा? नया सब्सटेंस मिलेगा। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन मैं लिख देता हूं एक बार। ए रिएक्शन इज said to be chemical reaction if new substances are formed from old substances having some new properties। ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन तब कहेंगे अगर उसके अंदर नए सब्सटेंस बन रहे, नए सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। अगर उससे नए सब्सटेंस बन रहे हैं, किससे? पुराने सब्सटेंसेस से। और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम रिएक्शन को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कह देंगे। अब रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। क्या बता रहे हो? रिप्रेजेंटेशन कि रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। बेटा रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, वन इज रिएक्टेंट एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं कि 10th लेवल पे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक साइन यूज होता है, ये साइन। इसके अलावा ये साइन जैसे इस टाइप से या इस टाइप से, या फिर हम ऐसे लगा देते हैं, है ना, या फिर हम ऐसे करके कोई भी साइन बना देते हैं। इस टाइप के कोई भी साइन आप यूज नहीं करोगे, ना ही आप इक्वल टू का साइन यूज करोगे। ये केमिकल इक्वेशन की सिंबल नहीं होते। अगर आप इस टाइप का साइन कोई भी यूज करते हो तो गलत हो जाता है। इसके अलावा जब हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो इस साइन के अलावा एक साइन और यूज होगा, ये साइन। और ये साइन यूज होगा इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। जब कोई भी कंडीशन इक्विलिब्रियम में होगी, कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो इस साइन का हम
यूज करेंगे, या फिर रिवर्स रिएक्शन में भी इन साइन का यूज कर लेंगे। बाकी अभी अगर हम 10th लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ सिंगल है ये साइन, डबल हेडेड सिंगल एरो, दो हेड है, एक ऊपर एक नीचे और सिंगल एरो, इसलिए इसको डबल हेडेड सिंगल एरो भी बोलते हैं। इसका हम यूज करेंगे। तो नोटेशन आपको पता चल गया कि रिएक्शन की नोटेशन कैसे होती है। एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है और बीच में एक डबल हेडेड सिंगल एरो लगाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो ध्यान से देखिए रिएक्टेंट क्या होता है। हमने रिएक्शन में एक बार फिर से पढ़िए, डेफिनेशन में अगर बात करते हैं, ए रिएक्शन इज सेड टू बी केमिकल इफ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड सब्सटेंसेस। समझाने पे भी हमने बताया था कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं। क्या बनते हैं? नए सब्सटेंस बनते। किससे बनते हैं? पुराने सब्सटेंस से। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास पुराने सब्सटेंस उससे नए सब्सटेंस बनाने हैं, तो आप सबसे पहले लेके क्या चलोगे? ओल्ड सब्सटेंस। ठीक है, क्या लेके चलेंगे हम? ओल्ड सब्सटेंस। और इसमें रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या लिया है? रिएक्टेंट लिया है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट वो ओल्ड सब्सटेंस है जिनसे नए सब्सटेंस बनते हैं। रिएक्टेंट वो ओल्ड सब्सटेंस है जिनसे नए सब्सटेंस बने हैं। अच्छा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा न्यू सब्सटेंस। जो नए सब्सटेंस बने उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। फिर से देखिए, डेफिनेशन क्लियर है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी है कि एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। बीच में जो साइन आता है वो होता है डबल हेडेड सिंगल एरो का होता है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो हम लेके चलते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो नए सब्सटेंसेस होते हैं जो बाद में हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन उनकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। वैसे अगर आप डेफिनेशन खुद बनाना चाहो तो बना सकते हो। रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिएक्टेंट आर डिफाइंड एज दोज रिएक्टेंट आर ओल्ड सब्सटेंसेस which is used to make new substances। रिएक्टेंट वो पुराने सब्सटेंस होते हैं जो नए सब्सटेंस बनाने के लिए यूज होते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्टेंट से बनते हैं। तो अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन बताओ एक बार, क्या हो जाएगी? रिएक्टेंट आर दोज सब्सटेंसेस which are used to produce new substances। reactant are those substances which are used to produce new substances। रिएक्टेंट क्या हो जाएगी? ओल्ड सब्सटेंसेस which ये लिख दो डार्क, ये ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं which give which are used to produce रिएक्टेंट ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। यहीं अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की डेफिनेशन की, तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? A new substances which are formed from ओल्ड सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट वो नए सब्सटेंस होते हैं जो ओल्ड सब्सटेंस से बनते हैं। रिएक्टेंट वो ओल्ड सब्सटेंस होते हैं जिनसे प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, ये तो अब हमारी होगी डेफिनेशन की बात। अगर हम बात अब करते हैं कि किस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे और किस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। हमारे पास सामने ऐसे बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस से ओल्ड सब्सटेंस से नए सब्सटेंस बनते हैं, बट वो केमिकल रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होते। तो अब हम बात करेंगे किस किस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे और कौन कौन सी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं रहेगी।
वैसे तो अगर हम देखते हैं तो आप हमारे आसपास बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती है, बट हम करेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं आपको, 4 या 5 पॉइंट बताएंगे। उन 4 या 5 पॉइंट में से एक ना एक पॉइंट की जो कंडीशन है, 4 या 5 कंडीशन बताएंगे, उनमें से एक ना एक कंडीशन जरूर अप्लीकेबल होगी। तो हम बोलते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है? फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है? हो सकता है कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए। स्टेट का क्या मतलब? तो स्टेट कितनी होती है आपके पास? 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि हो सकता है कि उसकी स्टेट क्या हो जाए? चेंज हो जाए। उसकी स्टेट क्या हो जाए? चेंज हो जाए। चेंज होने का क्या मतलब है? चेंज होने का मतलब ये आपके पास क्या था केमिकल रिएक्शन में? एक रिएक्टेंट था और दूसरा क्या था? प्रोडक्ट था। तो इसमें स्टेट चेंज होने का क्या मतलब है कि हो सकता है रिएक्टेंट की स्टेट क्या हो? सॉलिड हो, और प्रोडक्ट की स्टेट क्या हो जाए? लिक्विड हो जाए या फिर गैस हो जाए। हो सकता है रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो लिक्विड हो, प्रोडक्ट की स्टेट सॉलिड हो जाए या गैस हो जाए। हो सकता है इसकी स्टेट गैस हो और इसकी स्टेट सॉलिड या लिक्विड में हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हम यहाँ पे एक चीज को नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट की स्टेट और प्रोडक्ट की स्टेट, दोनों की स्टेट अगर अलग अलग होती है तो उसे हम क्या कह देंगे? केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हम कहेंगे ही, हम आपको 4 से 5 पॉइंट बताएंगे। उन 4 या 5 पॉइंट में से एक कंडीशन तो जरूर अप्लीकेबल होगी। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कंडीशन हर रिएक्शन में अप्लीकेबल हो, बट एक ना एक कंडीशन तो अप्लीकेबल जरूर होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? चेंज इन स्टेट, कि हो सकता है उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, कि वो स्टार्टिंग में सॉलिड हो, बाद में लिक्विड या गैस हो जाए, स्टार्टिंग में लिक्विड हो, बाद में सॉलिड या गैस हो जाए, इस टाइप से। फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो कपूर है, कैम्फर, अगर या फिर कोयला अपने पास कार्बन है, अगर हम कार्बन को बर्न करते तो कार्बन स्टार्टिंग कैसी स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था। बर्न करने के बाद कौन सी स्टेट में चला गया? वो गैस स्टेट में चला गया, है ना? तो हो सकता है कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। सेकंड पॉइंट हमारे पास है चेंज इन कलर। हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल चेंज इन स्टेट का ये भी ले सकते हैं, जैसे हम दूध से जब दही बनाते हैं ना, तो दूध प्योर लिक्विड होता है, दही प्योर लिक्विड नहीं होती। तो इस टाइप से भी हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन कलर, कि हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज का क्या मतलब है? कि वही बात, एक अपने पास रिएक्टेंट है और एक क्या है? प्रोडक्ट। तो हो सकता है रिएक्टेंट का कलर अलग हो और प्रोडक्ट का कलर अलग हो, यानी कि इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, ठीक है, तो टी में जो स्टार्टिंग जो कलर होता है वो मिल्क का कलर होता है, मिल्क का कलर होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। बाद में जो कलर हमें मिलता है व्हाइट कलर से, वो कैसा मिलता है? रेडिश ब्राउन मिलता है। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। हो सकता है उसका कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। क्लियर है पॉइंट? अपने पास जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है चेंज इन
चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है? हो सकता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, हो सकता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। टेम्परेचर चेंज होने का क्या मतलब है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है इसका टेम्परेचर लो हो और इसका टेम्परेचर क्या हो जाए? हाई हो जाए। हो सकता है इसका टेम्परेचर यानी कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर क्या हो? हाई हो और प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाए? लो हो जाए। जब हम कन्वर्जन करते हैं मिल्क टू कर्ड में, दूध का जब हम दही में कन्वर्जन करते हैं मिल्क टू कर्ड, तब भी चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज होता है। क्या होता है? चेंज टेम्परेचर चेंज होता है। चाय बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हो सकता है कि उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या हो? लो हो सकता है उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में लो हो, बाद में हाई हो जाए। हो सकता है उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में हाई हो, बाद में लो हो जाए, ठीक है। तो यानी कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, यानी कि कोई ना कोई गैस निकल जाए उसके अंदर से। क्या हो जाए? हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई गैस निकल जाए। अब गैस निकलने का क्या मतलब होता है? जैसे रिएक्टेंट से जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तब हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई गैस निकले। जैसे पेट्रोलियम होता है अपने पास, पेट्रोलियम से जब हम पेट्रोल निकालते हैं पेट्रोल निकाल रहे हैं तो इसके साथ साथ क्या होती है? नेचुरल गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होती है? नेचुरल गैस रिलीज होती है। या नेचुरल गैस भी नहीं तो वैसे हार्मफुल गैसेज या मीथेन टाइप की जो गैसेज होती है वो रिलीज होती है इसके साथ साथ ना। तो अब हम कह सकते हैं हो सकता है कोई ना कोई गैस रिलीज हो। नेक्स्ट अपने पास जैसे आप खाना खाते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट अपने पास चेंज इन टेस्ट, कि हो सकता है कि उसका टेस्ट चेंज हो जाए, हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो जाए। जैसे मिल्क टू कर्ड, मिल्क टू टी, क्या हो गया? अब दोनों का अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का टेस्ट क्या है? डिफरेंट टेस्ट। क्या है? दोनों का टेस्ट डिफरेंट है, अलग अलग। रिएक्टेंट का टेस्ट अलग है, प्रोडक्ट का टेस्ट अलग है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो 5 कंडीशंस हमने बताई है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन स्टेट, इन पांचों कंडीशन में से एक ना एक कंडीशन तो जरूर एप्लीकेबल होगी। एट लीस्ट वन कंडीशन, एट लीस्ट वन कंडीशन, एक कम से कम एक कंडीशन तो जरूर एप्लीकेबल होगी, कम से कम एक कंडीशन तो जरूर एप्लीकेबल होगी। अब आप माइंड में अपने आसपास है किसी भी बुक में कोई भी एग्जांपल जब देखोगे तो आप उसमें एक चीज को नोटिस करोगे कि इन पांचों पॉइंट में से एक ना एक कंडीशन जरूर चेंज हो रही है। या तो उसकी स्टेट चेंज मिलेगी, या उसका कलर चेंज मिलेगा, हो सकता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, या उसके अंदर से कोई ना कोई गैस निकलेगी, या उसके अंदर उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। मतलब इन पांचों पॉइंट में से एक ना एक पॉइंट, एक ना एक कंडीशन जरूर एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक और होता है वैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला पोर्शन हम इसके लास्ट में करा देंगे, क्योंकि बीच में उसका कोई इशू रोल है नहीं मेन, तो ऐसा कोई उसको हम लास्ट में करा देंगे। अब हम करा रहे हैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? केमिकल रिएक्शन हमारे पास 5 टाइप्स की है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के हमारे पास? 5 टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है? 5 टाइप्स की। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड इज decomposition reaction। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ इज redox reaction। ये अपने पूरे चैप्टर में 5 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 टाइप के रिएक्शन हैं। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बात और याद रख लेना कि केमिस्ट्री में कोई भी चीज रटने की नहीं है, क्रैम कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से समझना है। हर सब कुछ वर्ड में छिपा हुआ है। फर्स्ट अपने पास क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन का मतलब पता चल गया था ना आपको कि रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में क्या होता है? एक तो रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन बना है कंबाइन वर्ड से। किससे बना है? कंबाइन वर्ड से। किससे बना है? कंबाइन वर्ड से। और कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना या फिर जोड़ना, या फिर हम बोल सकते इसको जोड़ना। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना या फिर जोड़ना। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने पास कुछ भी है ना, जुड़ने के लिए कम से कम आपको कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? ये है अपने पास कोई मार्कर है, इसको अगर हम इन दोनों को जोड़ना है, ये सिंगल अपने पास, इस सिंगल को आप जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। हमें जोड़ने के लिए कम से कम एक ना एक चीज और होनी चाहिए जिसके साथ हम इसको जोड़ेंगे। अगर सिंगल मार्कर है तो आप इसको किसके साथ जोड़ोगे? नहीं जोड़ पाओगे। बट अगर इसकी कैप भी है तो हम इन दोनों के एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। तो मतलब क्या, यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हमें जुड़ने के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? 2 चीजों की रिक्वायरमेंट। कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? 2 चीजों की रिक्वायरमेंट। कितने चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? 2 चीजों की रिक्वायरमेंट। अब देखो, यानी कि रिएक्टेंट जुड़ने के लिए जो चीज हमें लेके चलेंगे वो स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। कहां से लेके चलेंगे? स्टार्टिंग से। तो इसका मतलब हमें कितने चीजें लेके चलनी है? 2। कितनी चीजें लेके चलनी है? 2। और 2 चीजों से हमें कितनी चीज मिलेगी? 1। कितनी चीज मिलेगी? 1। जैसे हमारे पास 2 चीज है ए और बी। कितनी चीजें हैं? 2 चीज है ए और बी। अब हमें ए और बी से क्या बनाना है? ए और बी से हमें बनाना है सी। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा? 2 चीज हमारे पास ए और बी, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई और क्या बन गया? सी मिल गया। यानी कि सुनो ध्यान से, 2 चीजें जुड़ी तब एक चीज मिली हमें। जब 2 चीजें जुड़ी तब कितनी चीज मिली हमें? एक चीज। यही इसका नाम भी बताता है। एज नेम इंडिकेट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर
दो रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं किसके लिए, एक प्रोडक्ट देने के लिए। प्रॉपर डेफिनेशन के लिए हम प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी अब इसकी, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिख लीजिएगा, ए रिएक्शन इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन if two reactants combines together to give single product, to give single product। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, किस लिए, सिंगल प्रोडक्ट को देने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कभी भी लिखो तो उसके नीचे उनका नाम जरूर लिखना, कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जहां पे आप एक चीज देखो, रिएक्टेंट कितने आपके पास हैं, दो, प्रोडक्ट कितना मिला है आपको, एक। डेफिनेशन भी हमने क्या लिखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिलता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका क्या नाम आपके पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से वही बात, कुछ मत करो, रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो रिएक्टेंट हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ये बना है डिकम्पोज वर्ड से, इससे बना है डिकम्पोज वर्ड से, और डिकम्पोज का मतलब होता है गलना या फिर टूटना भी कह सकते हैं। अब गलने या टूटने के लिए आपको कम से कम कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम कितनी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक। क्यों, हम किसी भी अकेली चीज को हम तोड़ सकते हैं ना, कोई लकड़ी है, लकड़ी को भी तोड़ा जा सकता है, कोई भी सिंगल चीज उसको तोड़ा जा सकता है, इसलिए तोड़ने के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक। अब कोई भी चीज है, मान लो ये है अपने पास, ये एक है, इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो कितनी चीजों में बनेगा, कम से कम, एटलीस्ट, मैं बात करता हूं एटलीस्ट की, ये नहीं कहता, फिक्स नहीं कहता कि दो चीजों में टूटेगा, बट एटलीस्ट कितनी चीजों में टूटेगा, दो में। भाई इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कम से कम कितनी चीजों में टूट रहा है, कम से कम दो चीज में टूट रहा है ना, तो एटलीस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं हम, एटलीस्ट की बात करेंगे, एटलीस्ट दो चीजों में टूटेगा, एटलीस्ट कितनी चीजों में टूटेगा, दो में। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अपने पास कोई भी केमिकल एग्जाम्पल है, ए है, ए डिकम्पोज होता है B प्लस C। तो यहाँ पे देखो अपने पास रिएक्टेंट कितना है, एक है, प्रोडक्ट कितने बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। रिएक्टेंट कितना है, एक है, प्रोडक्ट कितने बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। A gives B प्लस C। तो अगर हम यहीं से इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं एक बार, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, a reaction is said to be decomposition
if single reactant split into two or more than two products। हम किसी भी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन तब कहेंगे अगर उसके अंदर से एक रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है किसके अंदर, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल अपने पास सिल्वर ब्रोमाइड, अपने पास सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट की प्रेजेंस में हम सनलाइट की प्रेजेंस है कोई इशू नहीं, ये डिकम्पोज होगा किसमें होगा, Ag प्लस Br2 में, Ag प्लस Br। अब यहाँ पे देखो अपने पास कितना है, सिंगल है और इससे कितने बन गए, दो बन गए, एक और दो। तो सिंगल रिएक्टेंट जब दो चीजों में टूट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नाम रिएक्शन के नीचे जरूर लिखना, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, a reaction is said to be decomposition if single reactant split into two or more than two products। दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हो सकता है, a reaction is defined as decomposition reaction in which single reactants split to gives two or more than two products। वो रिएक्शन, हम उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं जिसके अंदर एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल AgBr2 अपने पास है, सिल्वर ब्रोमाइड है और सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, कितनी मिनट, 19 मिनट।